हेलो एवरीवन। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था न्यूबॉर्न के वाइटल साइंस के बारे में। अपन ने जाना था वाइटल साइंस क्या सीक्वेंस होता है, कितना नॉर्मल रहता है। उसके बाद आज अपन देखने वाले हैं उसके फिजिकल एग्जामिनेशन करने वाले अपन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न। फिजिकल एग्जामिनेशन बोले तो फिजिकली मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब बाहर से उसको देखकर उसको असेस करके उसको पूरा का पूरा एग्जामिन करना होता है। अपन यहाँ पर उसके हेड से लगाकर उसके टो तक का एग्जामिनेशन करेंगे। न्यूबॉर्न के अंदर अगर बच्चा पैदा होता है तो आमतौर पे वह कैसा रहता है, क्या उसके अंदर नॉर्मली पाए जाएंगे, क्या एबनॉर्मलिटीज फाउंड अपने को वहाँ पर मिलने वाली है, सारा अपन उसके फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन चालू करने वाले हैं आज से। पहला हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे अपन। यहाँ पर हेड टू टो एग्जामिनेशन करने वाले हैं। तो शुरुआती अपन चालू करेंगे हेड का एग्जामिनेशन। हेड एग्जामिनेशन बोले तो उसके सर का, उसके खोपड़ी का एग्जामिनेशन अपन यहाँ पर करने वाले हैं। बायो फिजिकली बाहर से कैसा दिखता है, क्या दिखता है, सब करने वाले हैं। तो हेड का एग्जामिनेशन चालू करने से पहले अपन नॉर्मली पहला काम करते हैं उसका हेड सरकमस्टांस देखेंगे। उसका अपन ने कल देखा था कि न्यूबॉर्न के अंदर नॉर्मली देखा था अपन ने हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है। मैंने कल की क्लास में भी बताया था अप्रोक्सीमेटली 33 to 35 सेंटीमीटर आपका नॉर्मली हेड सरकमफ्रेंस आपको देखने को मिलेगा। हेड सरकमफ्रेंस के बाद अपन उसकी लेंथ को असेस करेंगे कि बेबी के हेड की लेंथ कितनी होती है। तो यहाँ पर पूरी बॉडी का 1/4 पार्ट आपका सिर्फ हेड का पोर्शन रहेगा। तो पूरी बॉडी की 1/4 हिस्सा आपका हेड का देखने को मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 50% आपका पार्ट हेड का रहेगा। तो लगभग 50 सेंटीमीटर का बच्चा पैदा हुआ हो, एक न्यूबॉर्न पैदा हुआ हो, तो उसका 50% कितना रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 12.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका उसका हेड की लेंथ देखने को मिलने वाली है। उसके कितना पाई होता है तो 1/4 उसका होता है, या 25% होता है, या फिर सेंटीमीटर में पूछ ले तो 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर एवरेज कितना पैदा होता है बच्चा, उसकी अकॉर्डिंग उसकी लेंथ डिसाइड होती है। यहाँ पर अपन लेंथ चेक करने के बाद अपन असेस करेंगे मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या होता है? द टर्म मोल्डिंग व्हाट रिप्रेजेंट? द टर्म मोल्डिंग इज प्रेजेंट ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन। बेबी की खोपड़ी की अंदर जो क्रेनियल बोन होती है उस बोन का ओवरलैपिंग होना। ओवरलैपिंग बोले तो एक बोन का दूसरी बोन के ऊपर आ जाना। ऐसा क्यों होता है आमतौर पे? और यह एक तरह की नॉर्मल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? नॉर्मल फाइंडिंग है। यह अगर मिल जाए तो यह कैसी है? नॉर्मल फाइंडिंग होती है। क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीजन है? जब फीटल हेड, जब ड्यूरिंग लेबर या डिलीवरी के दौरान जब वह बच्चा उस सर्विक्स से निकलते हुए पेल्विक से अपन बाहर भेजाने के थ्रू नेचर के इन्वायरमेंट के अंदर आता है, तब उसके सर अगर ज़्यादा बड़ा हो तो क्या होती है, उसकी स्कल बोन एक दूसरे के ओवरलैपिंग होके उसके डायमीटर को कम करती है, देन वो पुश होता है। तो इसीलिए ओवरलैपिंग हो जाती है स्कल बोन की, जो कि एक नॉर्मल फाइंडिंग प्राप्त होती है। और यह फाइंडिंग आमतौर पे 72 घंटे के अंदर रिजॉल्व हो जाती है। मतलब अपने आप 70 से 72 घंटों के अंदर यह वापस आपको सही होती हुई नजर आएगी। तो मोल्डिंग इज अ बेसिकली नॉर्मल प्रोसेस एंड टर्म मोल्डिंग मींस ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन, दैट इज कॉल्ड मोल्डिंग। ठीक है, उसके बाद अपन मोल्डिंग को असेस कर लिया, देन अपन असेस करेंगे उसके सूचर्स को, उसके
सूचर्स को यहाँ पर असेस करने वाले हैं। सूचर्स क्या होते हैं? सूचर्स आमतौर पे फिटर स्केल के जो एक दूसरे की बोन को जोड़ने का काम करती है। जैसे कि यह आपकी ऑक्सीपिटल बोन मान लो, यह आपकी टू पैराइटल बोन मान लो, यह आपकी टू पैराइटल बोन मान लो, यह आपकी टू फ्रंटल बोन मान लो, यह आपकी फ्रंटल बोन है, ठीक है। और यहाँ आपकी टेम्पोरल बोन आती है। इस बीच के अंदर जो जॉइंट बनता है, इस जॉइंट को अपन क्या कहते हैं? सूचर कहा जाता है। मतलब सूचर का सीधा सीधा मीनिंग की बात करें तो जॉइंट्स बिटवीन स्कल बोन के अंदर जो आपका जॉइंट्स होते हैं उसको अपन ने क्या बोला था? यहाँ पर सूचर्स कहा था। यहाँ पर क्वेश्चन कंपटीशन बनता है कि कौन सा जॉइंट्स होते हैं। ये जॉइंट्स होता है सर, तो ये जॉइंट कौन से तरह का जॉइंट्स पाया जाता है? आमतौर पे बड़े बड़े अक्षरों के अंदर बात करें अपन, आमतौर पे अगर बड़े बड़े अक्षरों के अंदर बात करें तो मेनली बॉडी के अंदर 3 तरह के जॉइंट्स पाए जाते हैं। पहला जॉइंट आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसको अपन फाइब्रियस जॉइंट्स कहते हैं। दूसरा जॉइंट आप यहाँ पर देखोगे तो साइनोवियल जॉइंट्स होता है। तीसरा जॉइंट की बात करें अगर अपन तो यहाँ पर कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स आपको बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। तो जो आपकी सूचर्स लाइन होती है या फिर सूचर्स होता है जो स्कल बोन के बीच में एक दूसरे को ज्वाइन करने का काम करता है। तो यहाँ पर फाइब्रस जॉइंट के एग्जांपल की बात करें तो डेट इज योर सूचर कैसा जॉइंट है? आपका फाइब्रस जॉइंट है, जो कि कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। साइनोवियल जॉइंट का एग्जांपल आपके मोस्ट कॉमन नी जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, जो कि एक साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल्स होते हैं, और एक कार्टिलेजिनस जॉइंट जो कि आपकी प्यूबिस सिम्फाइसिस का जॉइंट जो होता है वो कौन सा जॉइंट होता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट, प्यूबिस सिम्फाइसिस ये जॉइंट होता है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। तो यहाँ पर अपना जो सूचर्स होता है वो कौन सा जॉइंट होता है? तो फाइब्रस जॉइंट होता है। ये आपका कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन। आमतौर पे सूचर्स किस तरह ब्रेन के अंदर या फिर बॉडी स्कल के अंदर या फिर फीटस स्कल के अंदर कितने तरह के सूचर्स यहाँ पर पाए जाते हैं? तो कितने तरह के सूचर्स पाए जाते हैं अगर बात करें तो 5 टाइप ऑफ सूचर। कितने तरह के सूचर्स पाए जाते हैं यहाँ पर? 5 टाइप ऑफ सूचर। कौन कौन से सूचर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं? पहला सूचर्स जो कि सूचर का मतलब क्या होता है? दोनों जॉइंट को या फिर दो बोन के बीच में जो जॉइंट बनाने का काम करता है। तो पहला सूचर इन दोनों के बीच का, पहला सूचर इन दोनों के बीच का, दूसरा सूचर पैराइटल और फ्रंटल बोन के बीच का, तीसरा सूचर आपके दो पैराइटल बोन के बीच का, और चौथा सूचर ऑक्सीपिटल और पैराइटल बोन के अंदर का, ठीक है। और एक होता है आपका ये टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में जो सूचरिंग का काम करता है। एक जॉइंट यहाँ पर भी होता है, एक सूचर यहाँ पर भी होता है। तो बॉडी के अंदर कितने सूचर्स होते हैं? ब्रेन स्कल के अंदर, न्यूबॉर्न ब्रेन स्कल के अंदर 5 टाइप के सूचर्स पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के सूचर पाए जाते हैं? 5 टाइप के सूचर्स पाए जाते हैं। पहला सूचर किसके बीच के अगर बात करें अपन तो टू फ्रंटल बोन के सूचर्स को अपन कौन सा सूचर कहते हैं? यहाँ पर देखेंगे अपन कोरोनल सूचर। दूसरा सूचर आपका यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, उसको बोलते हैं अपन सेजाइटल सूचर। तीसरा सूचर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है लैम्ब्डोइड सूचर। चौथा देखने को मिलने वाला आपका स्क्वेमस सूचर।
और पांचवा आपका देखने को वाला यहाँ पर टू फ्रंटल वाला आपका फ्रंटल सुचर। फ्रंटल सुचर आमतौर पे फीटस हेड के ऊपर या फीटस खोपड़ी के ऊपर, स्कल के ऊपर 5 तरह के सुचर पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली यहाँ पर कौन कौन से सुचर कितने नंबर के अंदर होते हैं, तो कोरोनल सुचर्स की बात करें या फिर चालू करें फ्रंटल सुचर्स की, तो फ्रंटल सुचर किस किस के बीच में रहेगा, 2 फ्रंटल बोन के बीच में पाया जाने वाला सुचर क्या कहलाता है, फ्रंटल सुचर। सीधी सी गणित है, मतलब बिटवीन 2 फ्रंटल बोन, 2 फ्रंटल बोन के बीच में पाया जाने वाला सुचर आपका कहलाएगा फ्रंटल या फिर फ्रंटल सुचर। उसके बाद बात करते हैं अपन कोरोनल सुचर्स की, तो कोरोनल सुचर्स किस किस के बीच में पाया जाता है, तो फ्रंटल सुचर्स नंबर में कितने होते हैं, 1। कितना होता है, 1 होता है। तो फ्रंटल सुचर नंबर में 1 होता है। सेकंड बात करते हैं अपन कोरोनल सुचर की, कोरोनल सुचर किस किस के बीच में पाया जाता है, तो पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में पाया जाने वाला सुचर कौन सा सुचर कहलाता है, आपका कोरोनल सुचर। तो बिटवीन फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन, और ये नंबर में कितना होता है, 2 होते हैं, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा यहाँ पर होता है, तो कितने नंबर में होते हैं, 2 इन नंबर में। थर्ड वन इज योर सजाइटल सुचर। तो सजाइटल सुचर किस किस के बीच में पाया जाता है, तो 2 पैराइटल बोन, किस किस के बीच में, 2 पैराइटल बोन को जो जोड़ने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं अपन, सजाइटल सुचर। तो बिटवीन 2 पैराइटल बोन, 2 पैराइटल बोन के बीच में सुचर्स होता है, उसको अपन ने क्या बोला, सजाइटल सुचर। तो ये नंबर में कितना होते हैं, नंबर में ये भी 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन लैम्बडॉइड सुचर। लैम्बडॉइड सुचर किस किस के बीच में पाया जाता है, तो आपके ऑक्सीपिट एरिया के और फ्रंट पैराइटल और ऑक्सीपिट एरिया के बीच में जो सुचरिंग होती है उसको अपन बोलते हैं लैम्बडॉइड सुचर। तो बिटवीन ऑक्सीपिटल एंड पैराइटल कितने नंबर होते हैं, 2 नंबर में होते हैं। और लास्ट इसके ऊपर सुचर बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन के बीच में पाया जाने वाला सुचर इस कौन सा कहलाता है आपका, इसके ऊपर सुचर बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन। आई वाज ऑन में दैट इज योर सुचर्स। ये सुचर्स आपको असेस करने को वहां पर मिलते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं इस सुचर्स के बीच में जो आपको एक गैप दिख रहा है, इन सुचर्स के बीच में आपको जो ये वाइट गैप दिख रहा है, इस गैप को क्या बोलोगे, तो इस गैप को आप बोलोगे फ्रंटल नेल्स। क्या बोलोगे आप, फ्रंटल नेल्स। आगे बात करते हैं अपन फ्रंटल नेल्स। फ्रंटल नेल्स क्या होते हैं, तो वाइड गैप बिटवीन 2 सुचर्स, इसको बोलते हैं वाइड गैप बिटवीन सुचर्स। वाइड गैप बिटवीन सुचर्स इज कॉल्ड फ्रंटल नेल्स, ठीक है। आमतौर पे ऐसे तो 4 होते हैं, लेकिन आमतौर पे आपको फिजिकली एग्जामिनेशन करने पर ओनली ऑन 2 फ्रंटल नेल्स आपको असेस पाएंगे या असेस कर पाओगे। एक होता है आपका एंटीरियर फ्रंटल नेल, दूसरा होता है आपका पोस्टीरियर फ्रंटल नेल, ठीक है। तीसरा होता है, ये दोनों आपके बाय फिजिकली एग्जामिनेशन के अंदर आपको असेस हो जाएंगे, लेकिन जो 2 होते हैं वो स्कल बोन के डीप के अंदर होते हैं, तो आप फिजिकली इसको एग्जामिनेशन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर कौन कौन से 2 होते हैं, स्पेनोइड फ्रंटल नेल एंड फोर्थ वन इज मैस्टोइड फ्रंटल नेल। इसको आप फिजिकली एग्जामिनेशन नहीं कर पाओगे, इसलिए फिजिकल एग्जामिनेशन एंटीरियर फ्रंटल नेल एंड पोस्टीरियर फ्रंटल नेल से ही अपन कर सकते हैं। एंटीरियर की लोकेशन मतलब मैंने क्या बताया, वाइड गैप बिटवीन सुचर, इन सुचर के बीच में जो वाइड गैप होता है, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा बड़ा वाइड गैप नजर आता है। एक बड़ा बड़ा वाइड गैप यहाँ पर आपको नजर आता है।
दो गैप आपको नजर आते हैं। पहला गैप इसको आपने बोल दिया एंटीरियर फोंटानेल, पीछे वाला जो होता है पोस्टीरियर फोंटानेल। आपको बात समझ में आएगी फोंटानेल किसको कहते हैं। वाइड गैप बिटवीन स्कल, वाइड गैप बिटवीन सूचर्स दैट इज कॉल्ड फोंटानेल। आमतौर पे संख्या के अंदर यह दो चार होते हैं। एंटीरियर फोंटानेल एक होता है, पोस्टीरियर दो होता है, तीसरा स्पेनोइड जो कि संख्या के अंदर दो होते हैं, मेस्टोइड जो कि संख्या के अंदर दो पाए जाते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर एक होता है, एंटीरियर एक होता है, स्पेनोइड दो होते हैं, मेस्टोइड दो होता है। इन दोनों को अपन फिजिकली एग्जामिन नहीं कर पाते हैं। इन दोनों को अपन फिजिकली एग्जामिन कर पाते हैं। इन दोनों को क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि स्कल के अंदर डीपली धसे हुए होते हैं, इसलिए अपन इसको असेस नहीं कर पाते हैं। तो अपन बाय फिजिकली दो तरह के यहाँ पर फोंटानेल पढ़ने वाले हैं, दो तरह के फोंटानेल अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहले अपन हेडिंग डालते हैं एंटीरियर फोंटानेल और पोस्टीरियर फोंटानेल। कौन कौन से फोंटानेल? एंटीरियर फोंटानेल एंड पोस्टीरियर फोंटानेल। यहां पर लिख लेता हूं मैं, दोनों को डिफरेंशिएट करके अपन देख लेते हैं। एंटीरियर फोंटानेल क्या होता है? एंटीरियर फोंटानेल एंड पोस्टीरियर फोंटानेल। एंटीरियर फोंटानेल मतलब आगे वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला फोंटानेल। आगे वाला फोंटानेल मतलब जो आपकी फ्रंटल वॉल है, पैराइटल वॉल है, इसके बीच में मतलब आगे के आगे देखा हुआ फोंटानेल एंटीरियर हो गया। जो ऑक्सीपिटल वॉल है, जो अपनी पीछे वाली वॉल है, वहां से आपको जो दिखता है पोस्टीरियर फोंटानेल हो गया। पहली बात करते हैं इसको और क्या बोलते हैं। एंटीरियर फोंटानेल को अपन और क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि एंटीरियर फोंटानेल आल्सो कॉल्ड एज ब्रेगमा। क्या बोला गया उसको? ब्रेगमा बोला गया है। जबकि पोस्टीरियर फोंटानेल को और क्या बोला गया है? आल्सो नॉन एज। पोस्टीरियर फोंटानेल को क्या बोला गया है यहाँ पर? लैम्डा। इसको और क्या बोला गया है? लैम्डा बोला गया है। LYMDA या LAMDA, लैम्डा। आई बात समझ में? और क्या बोलते हैं इसको? शेप की बात कर लेते हैं। एंटीरियर फोंटानेल आपका दिखता कैसे? तो यहाँ पर बताओ मुझे कैसा दिखता है। यह एक तरह का डायमंड शेप दिखता है। एंटीरियर की शेप देखें तो कैसा दिखता है आपका? डायमंड शेप का दिखता है। जबकि पोस्टीरियर फोंटानेल की बात करें तो एक कैसा विजिबल होता है आपको? ट्रायंगुलर शेप का, त्रिभुजाकार इसको बोलते हैं। ट्रायंगुलर शेप का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कौन सा? पोस्टीरियर फोंटानेल। अब अपन बात करते हैं इसके कितने सूचर लाइन से जुड़ा होता है, मतलब कौन कौन से सूचर लाइन इसको जुड़े हुए रहते हैं। तो ये डायमंड शेप का होता है, मतलब चार तरह से जुड़ा होता है। तो कितनी सूचर लाइन इसको कवर करके रखती है? तो 4 सूचर लाइन। एंटीरियर फोंटानेल कितनी सूचर लाइन को कवर करके रखता है? तो 4 सूचर लाइन। कौन कौन सी 4 सूचर लाइन? तो इसमें अपन देखने वाले हैं फ्रंटल, कोरोनल एंड सजाइटल। फ्रंटल, कोरोनल एंड सजाइटल। फ्रंटल, कोरोनल एंड सजाइटल। यहाँ पर बताया मैंने फ्रंटल सूचर किस किस के बीच में होता है। तो दो फ्रंटल बोन के बीच में, कोरोनल सूचर किस किस के बीच में होता है? तो अपन ने देखा था फ्रंटल और पैराइटल के बीच में, और सेजाइटल सूचर किस किस के बीच में अपने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन ने बताया था किस किस के बीच में, यहाँ पर सेजाइटल सूचर टू पैराइटल बोन के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, फ्रंटल सूचर कितने नंबर के अंदर होते हैं? 1। यहाँ पर 1 देखने को मिलेगा। कोरोनल सूचर एक तो यहाँ पर कवर करके रखना है, एक यहाँ पर रखना है। तो कोरोनल सूचर कितने सूचर, मतलब 2 कोरोनल सूचर इस शेप को, इस डायमंड शेप को सूचर लाइन से कवर करके रखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है कि कोरोनल सूचर कितने होते हैं? 2 कवर करके रखते हैं और 1 सजाइटल कवर करके रखता है। तो 4 सूचर लाइन को कवर करके रखती है। दैट इज योर बेसिक नॉर्मल थिंग अबाउट सूचर लाइन। तो एंटीरियर सूचर लाइन, एंटीरियर फोंटानेल को कितने सूचर लाइन कवर करके रखती है? तो शायद 4। कौन कौन सी? 1 फ्रंटल, 2 कोरोनल और 1 सजाइटल।
ठीक है, अपन आगे बात करते हैं इसकी कितने टाइम के बाद यह वापिस से सही हो जाता है, मतलब रिजोल्व हो जाता है। तो लगभग इसको क्लोज होने के अंदर 12 से 18 महीने लग जाते हैं। कितना टाइम लग जाता है इसको? 12 से 18 महीने लग जाते हैं। अगर इसकी बात करें कि डायमीटर की, तो डायमीटर के अंदर अपन देखेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है और ट्रांसवर्स डायमीटर कितना होता है। तो लगभग एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इसका होता है 3 to 4 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर उसका होता है लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर। आई बात समझ में यहाँ पर आपको कि पहली चीज ब्रेगमा कहते हैं, डायमंड शेप का होता है, 4 सुतर लाइन से जुड़ा होता है। कितने महीनों में कंप्लीट क्लोज हो जाता है? 12 से 18 महीनों में क्लोज हो जाता है। डायमीटर की बात करें, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, आगे से पीछे का डायमीटर अपन बात करें 3 से 4 सेंटीमीटर है। जबकि ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें तो यह आपका 2 to 3 सेंटीमीटर यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बात करें अपन पोस्टीरियर फंटानेल की, पोस्टीरियर फंटानेल आपका लैम्डा कहा जाता है और शेप में कैसा होता है? यह कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है, अगर अपन बात करें इसके कितने सूचर लाइन इसको कवर करके रखती है, तो यहाँ पर साहब 1 2 3 सूचर लाइन। कितनी सूचर लाइन? 3 सूचर लाइन कवर करके रखती है। 3 सूचर लाइन कवर करके रखती है। कौन कौन सी सूचर लाइन यहाँ पर कवर करके रखती है? तो सेजाइटल और लैम्ब्डोइड, सेजाइटल और 2 लैम्ब्डोइड। सेजाइटल सूचर लाइन और लैम्ब्डोइड सूचर लाइन। सेजाइटल सूचर लाइन आपकी एक सेजाइटल सूचर, मतलब यहाँ से एक तरफ आ रहा है तो 2 तरफ ये वाला। ठीक है, तो नंबर 1 और नंबर 2 मतलब 3 सूचर्स लाइन से यह कवर होता है। अगर बात करें यह कितने टाइम में क्लोज हो जाता है, तो इसकी क्लोज होने का समय है विद इन 6 वीक, मतलब 6 सप्ताह के अंदर यह कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें डायमीटर की, तो लगभग इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर लगभग 1 to 2 सेंटीमीटर होता है। ट्रांसवर्स भी आपका 1 to 2 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। यह हो गए आपके 2 फंटानेल। फंटानेल को एक बार नटशेल में फिर समझेंगे कि फंटानेल होते क्या है। तो फंटानेल होते क्या है कि वाइड गैप बिटवीन सूचर लाइन, जो सूचर लाइन है उसके बीच में जो गैप होता है उसको अपन ने बोला फंटानेल। आमतौर पर होते कितने हैं कि साहब अपन पढ़ने में तो 2 ही आते हैं, लेकिन वैसे यह नंबर के अंदर 4 होते हैं और उनके अंदर भी 2 2 4 और 6 टोटली यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। 2 को अपन फिजिकल एग्जामिन कर पाते हैं, 2 को फिजिकल एग्जामिन नहीं कर पाते। एग्जामिन किस तरह से कर लेते, तो एग्जामिन करने वाला आपके 2 हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। बाकी एक स्फेनोइड और एक होता है आपका मेस्टोइड, जो कि संख्या के अंदर 2 2 होते हैं। तो इसको अपन फिजिकल एसेस नहीं कर पाते, तो अपन देखेंगे एंटीरियर फंटानेल क्या होते हैं। एंटीरियर फंटानेल को और क्या बोला गया है? ब्रेगमा। शेप में कैसा होता है? डायमंड शेप का, 4 सूचर लाइन से घिरा हुआ होता है। फ्रंटल, कोरोनल और सेजाइटल। कोरोनल 2 आ गई यहाँ पर। क्लोज कितने महीने के अंदर हो जाता है? तो 12 से 18 महीने के अंदर ये क्लोज हो जाना चाहिए। डायमीटर कितना होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है? 3 to 4 सेंटीमीटर होता है। और ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर इसका ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। पोस्टीरियर सेम है, क्वेश्चन आया था कि पोस्टीरियर फंटानेल को और क्या बोलते हैं अपन, तो उसको बोलते हैं लैम्ब्डा बोलते हैं। शेप में कैसा होता है? तो दिख रहा होगा आपको कि ट्रायंगुलर शेप का होता है। कितने सूचर लाइन से जुड़ा होता है? तो 3 सूचर लाइन से जुड़ा होता है, एक सेजाइटल और 2 लैम्ब्डोइड सूचर लाइन से जुड़ा होता है। 6 वीक के अंदर ये क्लोज होना चाहिए। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें तो 1 से 2 सेंटीमीटर का एंटीरियर डायमीटर भी होता है और 1 से 2 सेंटीमीटर का पोस्टीरियर डायमीटर भी होता है। आई बात समझ में यह फंटानेल की। आगे बात करेंगे अपन यहां पर बर्थ इंजरी की। इसकी बात करेंगे अपन यहाँ पर बर्थ इंजरी की। बर्थ इंजरी का मतलब क्या होता है? बर्थ इंजरी से
क्या आपका मतलब होता है, तो यहां पर बर्थ इंजरी, बर्थ ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब किसी तरह की इंजरी, बर्थ का मतलब क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उस दौरान उसको होने वाली इंजरी या बर्थ होने के बाद होने वाली इंजरी को अपन क्या बोलते हैं, बर्थ इंजरी कहा गया है। यहाँ पर आमतौर पे दो तरह की इंजरीज देखने को मिलती है, दो तरह की ट्रॉमास अपने को देखने मिलते हैं जब बच्चा जन्म लेता है। पहला आपका कैपर्ट सक्सिडिनम, सक्सिडिनम, कैपर्ट सक्सिडिनम, और सेकेंड आपका देखने को मिलता है यहाँ पर कैपर्ट हेमेटोमा, कैपर्ट हेमेटोमा, कैपर्ट हेमेटोमा और कैपर्ट सक्सिडिनम, दो तरह के यहाँ पर बर्थ इंजरी होती है। सक्सिडिनम पहला चालू करेंगे, यहाँ पर आपकी टोटली क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग या फिर एडिमा। क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। एडिमा देखने को मिलेगा तो क्या जमा हुआ होगा उसके अंदर, फ्लूइड जमा होगा। क्या जमा होगा उस कैपुट या फिर उसके एडिमा के अंदर, कैसा एडिमा होगा, तो फ्लूइडिश एडिमा आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। फ्लूइड देखने को मिलेगा। ये फ्लूइड बनता कैसे, आता कैसे, कब होता है, कितने टाइम में रिजॉल्व हो जाता है, आगे देखेंगे अपन। यहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन होता है, जब वहां पर फ्लूइड का कलेक्शन होता है तो आपको कैसा फील होगा, कैसा फील होगा आपको, सॉफ्ट एंड, उसको दबा सकते हो या नहीं दबा सकते हो, दबा सकते हो मतलब कंप्रेसिबल फील होगा। कंप्रेसिव फील होगा, उसको आप दबा पाओगे, दबाने पर भी आपको सॉफ्ट सॉफ्ट नजर आएगा। यह होता क्यों है, कारण की बात करें, ड्यू टू जो आपकी वेसल्स होती है, जो आपकी वेन्स होती है, उसके आउटफ्लो के अंदर अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आने लग जाती है तो क्या होगा, यहां पर आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो ड्यू टू इम्प्रॉपर वीनस ड्रेनेज, जो स्कल के अंदर, स्कल की बात करता हूं मैं, यहां पर यह बेबी की सूचर्स लाइन है, यह बेबी की सूचर्स लाइन है, यह बेबी की पेरियोस्टियम है, ठीक है, स्कल बोन आ गई, हेयर आ गई, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, यहाँ पर सबक्यूटेनियसली यहाँ पर क्या है, वेसल्स पाई जाती है, और मैंने कारण क्या बताया कि वेनस इम्प्रॉपर वेनस ड्रेनेज हो गया, उसके कारण आपका यहाँ पर एडिमा डेवलप होने वाला है। मतलब यहाँ पर जब बेबी डिलीवर होता है, जब बेबी डिलीवर होता है तो डिलीवरी होने से पहले उसको प्रेशर लगाना पड़ता है। प्रेशर यहाँ पर महिला भी लगाती है, उस भाभी जी को अपन बोलते हैं बियरिंग डाउन इफेक्ट, या फिर जो महिला के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है उसको अपन बियरिंग डाउन इफेक्ट बोला गया है, फिर उसका प्रेशर बोला गया, या फिर यूट्रस अपने कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है उस दौरान भी प्रेशर लगता है। तो क्या होता है, जब सर्वाइकल फुल्ली डायलेटेशन नहीं होता है, आमतौर पे सर्वाइकल फुल्ली डायलेटेशन मतलब 10 सेंटीमीटर का डायलेटेशन हो गया तो बेबी इजीली बाहर निकल जाएगा, लेकिन अभी तक उसका डायलेटेशन सर्विस का कितना हुआ है, 3 to 4 सेंटीमीटर ही हुआ है, फिर भी वो महिला द्वारा प्रेशर लग रहा है, बच्चे के द्वारा और यूट्रस के द्वारा बच्चे के शरीर के ऊपर भी प्रेशर लग रहा है। तो क्या होगा, सर्विक्स के मुंह पे जाके वो बच्चे का प्रेशर लगता है, इस वजह से यहाँ पर प्रेशर अगर होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर मेरे हैंड को यहाँ प्रेस कर दूं तो मेरी यहाँ की वेन्स क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, यहाँ पर फूल जाएगी। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर लागू होता है, जब यहाँ पर प्रेशर लगता है तो वेनस ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे यहाँ कैपिलरी से फ्लूइड का लीकेज होगा। क्या होगा, फ्लूइड का लीकेज होगा, तो वहां पर आपका एडिमा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई वेन की रप्चरिंग नहीं हुई है, किसी भी तरह की वेन रप्चर नहीं हुई है, सिर्फ क्या हुआ है, इम्प्रॉपर वेनस ड्रेनेज हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर एडिमा देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फ्लूइड का कलेक्शन यहाँ पर जमा हो गया। अब ये फ्लूइड का कलेक्शन यहाँ पर जमा हो गया तो ये क्या करेगा,
हर एक सुचर लाइन को क्रॉस करेगा, हर एक सुचर लाइन को ये क्या करने वाला है, क्रॉस करने वाला है। तो क्या होगा अगला टाइम कि जो ये फ्लूइड होता है क्या वो सुचर लाइन को क्रॉस करेगा? तो हाँ मेरे दोस्त, क्या होगा, सुचर लाइन को क्रॉस करेगा। तो कैन क्रॉस सुचर लाइन, ये सुचर लाइन को क्रॉस करने वाला है। उसके बाद अपन देखते हैं लोकेशन कहाँ होती है एडिमा की, कहाँ पर होता है। तो मैंने बताया कि उसकी पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम मतलब जो स्कल बोन होती है उसकी जो कवरिंग लेयर होती है उसको अपन ने क्या बोला, पेरिओस्टियम। और उसके स्काल्प को, जो आपकी स्कल बोन के अंदर जो स्काल्प होता है वहां से बनता है। तो किस किस के बीच में इसका फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है? तो साथ किस किस के बीच में होता है? जो आपकी पेरिओस्टियम है और स्काल्प है। तो फ्लूइड का कलेक्शन बिटवीन पेरिओस्टियम एंड स्काल्प, किस किस के बीच में रहेगा? स्काल्प और पेरिओस्टियम के बीच में रहेगा। तो ये फ्लूइड हर एक सुचर लाइन को क्रॉस करते हुए आगे पहुंचने वाला है। ध्यान देने योग्य एक और बात, जो कैपुट सक्सीडिनम होता है वह बर्थ के पहले होता है या बर्थ के बाद होता है? तो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि यह एट बर्थ या बिफोर बर्थ, ठीक है, कब होता है? सीधा से लिख लो, बिफोर बर्थ। जब बच्चा सर्वाइकल रीजन्स के अंदर है, जब बियरिंग डाउन इफेक्ट उसके ऊपर लग रहा है, जब यूट्रस का प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है, तब यहाँ पर इम्प्रॉपर वेनस ड्रेनेज होगा और उस समय यह घटना घटित हो जाएगी। मतलब बच्चा डिलीवरी नहीं हुआ है, उसके बीच में डिलीवर होने के कगार पर है, तो वहां पर हो सकता है क्या होगा कि इम्प्रॉपर वेनस ड्रेनेज हो जाए, जिसकी वजह से एडिमा होने लग जाए और ये पूरा हर सुचर लाइन को क्रॉस कर जाए। तो ये कब होता है? बिफोर बर्थ आपको नजर आने वाला है। और उसके बाद देखेंगे कि रिजॉल्व कितने टाइम में हो जाता है। मतलब ऐसे घटना हो भी गई तो क्या एब नॉर्मल है या नॉर्मल है? तो सीधी सी गणित है कि साफ जब प्रेशर लगता है तो यह नॉर्मल है। जैसे मेरे हाथ को भी यहाँ से दबा दूं तो मेरे जो यहाँ वेन्स आ रही है वो फूल जाएगी, मेरे को वहां पर सॉफ्ट बल्जिंग फील होगा और कंप्रेसिव फील होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मैं हाथ छोड़ दूंगा ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। इसी तरह ये भी कंडीशन ऐसी है कि क्या होगा, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये 72 घंटों के अंदर क्या हो जाएगी, आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। तो अगली एक लाइन लिख देता हूं कि इट रिजॉल्व विद इन 72 आवर। कितने घंटों में अंदर हो जाएगी, यहाँ 72 घंटों के अंदर यह रिजॉल्व हो जाएगी। तो आमतौर पर यह नॉर्मल समस्या है, बिफोर बर्थ या फिर एट बर्थ होने वाली घटना है। एक बार सक्सीडिनम को वापिस समझते हैं। सक्सीडिनम एक एडिमेटिस कंडीशन है। एडामा होता है यहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने की वजह से होता है। क्यों फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ? ड्यू टू इम्प्रॉपर वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर महिला के द्वारा बियरिंग डाउन डिफेक्ट आया गया और महिला के उस यूट्रस के द्वारा वापस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुआ, तो वहां पर भी प्रेशर लगा, तो वेनस ड्रेनेज नहीं हुआ। यहाँ पर फ्लूइड जमा हो गया, एडिमा बन गया। तो एडिमा आपको फील कैसा होगा? अगर आप उसको टच करोगे तो आपको सॉफ्ट फील होने वाला है, कंप्रेस होने वाला है। तो यहाँ पर सॉफ्ट है, कंप्रेसिव देखने को मिलने वाला है। क्या ये सुचर लाइन को क्रॉस करेगा? तो हाँ मेरे दोस्त, ये सुचर लाइन को क्रॉस करेगा, क्योंकि यह कहीं पर भी फ्लूइड जा सकता है, ठीक है। डबल सी आ रहा है, तो कैन क्रॉस। कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर हजारों बार पूछा गया था कि कौन सा ऐसा बर्थ ट्रॉमा होता है जो कि सुचर लाइन को क्रॉस कर जाता है। तो ऑप्शन में आगे था आपका सक्सीडिनम और हेमेटोमा, तो और ऑप्शन आपने आगे थे, तो कौन सा यहाँ पर क्रॉस कर जाता है? तो सक्सीडिनम में ऑलवेज फॉर क्रॉस सुचर लाइन, ठीक है। लोकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये फ्लूइड होता है वैसे जमा हो जाता है, लेकिन किस किस के बीच में होता है? तो जो पेरिओस्टियम मतलब जो बोन होती है, जो क्रेनियल बोन होती है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको अपन बोलते हैं पेरिओस्टियम, और स्कल बोन के ऊपर स्काल्प होता है, वहां पर स्काल्प होता है, ठीक है। चमड़ी नुमा स्ट्रक्चर होती है वहां पर, और इस पेरिओस्टियम के बीच के अंदर यह फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। दैट इज योर बर्थ कैपुट सक्सीडिनम, जो कि बर्थ ट्रॉमा है, जो कि आमतौर से 72 घंटों के अंदर रिजॉल्व हो जाना चाहिए।
ठीक है, हो भी जाता है। कोई आमतौर पे किसी भी तरह का इंटरवेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और यह ट्रॉमा, यह बर्थ ट्रॉमा नॉर्मल लेबर के दौरान ही आपको 5 आवर देखने को मिलेगा। किसी भी तरह की सीजरियन सेक्शन के दौरान ऐसी घटना आपको देखने को नहीं मिलती है। फिर सेकेंड की बात करते हैं अपन कैपोट हिमेटोमा। हिमेटोमा नाम से स्पष्ट है, हिमेटोमा किसका टोमा बन गया, किसकी गठान बन गई, साफ ब्लड की, किसकी गठान, ब्लड की। तो सीधा सीधा यहाँ पर फ्लूइड था, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया। किसका एक्यूमुलेशन हो गया, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया। क्यों हुआ, यहाँ पर ब्लड का एक्यूमुलेशन क्यों हुआ, ड्यू टू रप्चर ऑफ एमिसरी वेन। जो स्कल के अंदर सब के अंदर छोटी छोटी वेन होती है, वहां पर एमिसरी वेन पाई जाती है। वहां पर रप्चर होने की वजह से सारा का सारा ब्लड रप्चर होके वो बाहर साइड निकल गया। ठीक है, यहाँ पर एमिसरी वेन पाई जाती है। एमिसरी वेन कहाँ पर पाई जाती है, आमतौर पर इस पेरियोस्टियम के साइड के अंदर। ठीक है, यह एमिसरी वेन क्या हो गई, यहाँ पर रप्चर हो गई। क्या हो गई, रप्चर हो गई। तो जैसे रप्चर हुई तो उसका सारा के सारा ब्लड उसने यहाँ पर डाल दिया। तो उसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन क्या होती है, यहाँ पर ब्लड के इकट्ठे होने की, तो आपके पेरियोस्टियम एंड स्कल बोन कौन सी होती है, यहाँ पर पेरियोस्टियम एंड स्कल बोन। ठीक है, स्कल बोन एंड पेरियोस्टियम बिटवीन स्कल बोन एंड पेरियोस्टियम, बिटवीन स्कल बोन एंड पेरियोस्टियम। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये हिमेटोमा निकल गया, ब्लड निकल गया। उसकी लोकेशन कहाँ पे होने वाली है, तो आपकी पेरियोस्टियम और स्कल बोन के बीच में होने वाली है। क्या ये सुचर लाइन को क्रॉस करेगी, तो साहब बिल्कुल नहीं करने वाली है, क्योंकि पेरियोस्टियम के अंदर ही रहती है। किसी भी तरह की सुचर लाइन के पास आती ही नहीं है, न ही ये क्रॉस करने वाली है। तो कैन नॉट क्रॉस सुचर लाइन, सुचर लाइन को बिल्कुल ही नहीं क्रॉस करने वाली है। तो साहब यह डेंजरस कंडीशन होती है नो, तो इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं होती है। 7 दिन के अंदर रिजर्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको इंसिजन करके ड्रेनेज करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, क्या किसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, ब्लड का, किसकी वजह से, एमिसरी वेन की रप्चर होने की वजह से। ठीक है, और यह हेमेटोमा कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बिटवीन स्कल एंड पेरियोस्टियम बोन के अंदर। क्या सुचर लाइन को क्रॉस करेगी, तो जी हाँ नहीं करने वाली है सुचर लाइन को क्रॉस। अब यह कैसी फील होगी, अगर इसको अपन फील करते जाए तो क्या ये सॉफ्ट फील होगी, क्या ये कंप्रेसिव फील होगी, नहीं, ये कैसी फील होगी, यह हार्ड फील होगी। कैसी फील होगी, यह हार्ड फील होने वाली। क्या रीजन इसके पीछे हार्ड फील होने वाली है, क्योंकि सारा का सारा एक्यूमुलेशन किसका हुआ है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हुआ है। कुछ समय बाद वो ब्लड जमा हो जाएगा, रक्त का थक्का लग जाने वाला है। तो क्या होगा, वहां पर आपको हार्ड फील होने वाला है। और क्या कंप्रेस कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे, हार्ड एंड नॉन कंप्रेसिव, वहां पर आप किसी भी तरह का कंप्रेशन भी नहीं कर पाओगे और आपको वहां पर हार्ड होने वाला है। ठीक है, कितने टाइम में यह घटना वापिस से नॉर्मल अवस्था में आ जाती है। क्या यह घटना बर्थ के पहले होती है, एट बर्थ होती है, या बर्थ के बाद में होती है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर यह घटना आफ्टर बर्थ देखने को मिलने वाली है। यह घटना एट बर्थ या बिफोर बर्थ देखने को मिलने वाली है। जब बच्चा जन्म लेने से पहले शुरुआती इनिशियल स्टेज के अंदर, जब बियरिंग डाउन इफेक्ट के अंदर, प्रेशर के अंदर आता है, तब ऐसी घटना आपको सक्सीडेंट में देखने वाली है। लेकिन क्या होता है, जब वहां पर बियरिंग डाउन हो गया, सर्विक्स में निकल गया, लेकिन बच्चे को फाइनली किससे निकलना होता है, जो माँ की पेल्विक बोन होती है उसके अंदर से निकलना होता है। और जब वो पेल्विक से निकलेगा और विदिन सेकंड के अंदर, विदिन मिनट के अंदर वो निकल जाता है, तो जैसे वो उस पेल्विक से निकलेगा
और निकलते से तुरंत वहां पर प्रेशर अराइज होगा और प्रेशर अराइज होने की वजह से ये एमिसिली वेन रप्चर हो जाएगी और वहां पर यह घटना बन सकती है। तो ये काम डेवलप होगा आफ्टर बर्थ। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर। कैपुट हेमेटोमा कब डेवलप होता है, बर्थ के पहले या बर्थ के बाद? तो हाँ, बर्थ के विद इन सेकेंड के अंदर आपके यह घटना घट जाएगी। आमतौर पे रिजॉल्व कितने दिन में हो जाता है? तो ये मेरे दोस्त कितने टाइम में हो गया था, 72 घंटे में रिजॉल्व कर दिया गया था। लेकिन इसको रिजॉल्व होने में लगभग 7 दिन लग जाते हैं। 7 दिन के बाद भी अगर ये रिजॉल्व नहीं हो पाता है तो अपने को वहां पर इंसिजन करना पड़ता है और इंसिजन करने के बाद जो आपका ब्लड जमा उसको ड्रेन करना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? रिजॉल्व विद इन 7 डेज। 7 दिन के जन्म के 7 दिन के भीतर यह रिजॉल्व हो जाएगा। अगर रिजॉल्व नहीं हुआ, इफ नॉट रिजॉल्व, देन क्या करेंगे अपन? इंसिजन लगा देंगे। इंसिजन लगाने के बाद क्या कर देंगे? ड्रेनेज करने वाले। आई बात समझ में यहाँ पर? तो सीधा कैपेट सक्सीडियम एंड कैपेट हेमेटोमा आपका एक तरह का बर्थ ट्रॉमा होता है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। एक बार वापस समझा देता हूँ। सक्सीडियम एडिलेटेड फ्लूइड की कंडीशन होती है, बिल्कुल ही इम्प्रॉपर ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज की वजह से होती है। आमतौर पे बर्थ से पहले होती है, बर्थ के टाइम पे होती है घटना घटित, सूजन लाइन को क्रॉस कर जाती है। पेरियोस्टियम और स्काल्प के बीच में यह फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा और बहुत से घंटों में रिजर्व होने वाली घटना। इसके अंदर आपका ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा। कैसा एक्यूमुलेशन होगा? तो आपका हार्ड एंड नॉन कंप्रेसिबल होगा। क्यों होगा ब्लड का एक्यूमुलेशन? क्योंकि जो आपकी एमिसिली वेन है उसके रप्चर हो जाएगी जब माँ के पेल्विक से बच्चा प्रेशर के साथ, फ्रिक्शन के साथ निकलता है। वहां पर फ्रिक्शन लगता है, जब बेबी निकलता है तो पेल्विक से फ्रिक्शन होता है, तो वहां पर एमिसिली वेन का रप्चर आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से यह घटना देखने को मिलती है। तो क्या यह लोकेशन क्या होगी? स्कल बन और पेरियोस्टियम के बिटवीन यह आपका हेमेटोमा पाया जाएगा। क्या इस सूजन लाइन को क्रॉस करेगी? तो बिल्कुल नहीं करने वाली। पेरियोस्टियम से बाहर नहीं आने वाली है, तो आपकी सूजन लाइन को क्रॉस नहीं करने वाली है। कैसा आपको फील होगा? बिल्कुल ही ब्लड है, थ्रोम्बस जमा जाएगा, उसका गाढ़ापन आ जाएगा, तो आपको हार्ड एंड नॉन कंप्रेसिव फील होगी। कब होगी यह घटना? जन्म से पहले या जन्म के बाद? तो साफ जब शरीर से निकल जाएगा बेबी, पेल्विक के अंदर आएगा और पेल्विक से निकलने में उसको समय नहीं लगता है, तो जन्म के बाद ऐसी घटना होती है। 7 दिन के अंदर इसका रिजॉल्वमेंट होने लगता है। और अगर 7 दिन के अंदर ये रिजॉल्व नहीं हुई तो क्या करोगे आप? उसको इंसिजन कर दो। इंसिजन का मतलब कट लगा लो और वापस उसका ड्रेनेज कर दो। आई होप सो आपको हेड का पूरा असेसमेंट आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें बच गई होंगी तो अपन कल डिस्कशन करने वाले हैं और इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे हेड के बाद उसके आइज का एग्जामिनेशन, उसकी आंखें कैसी होती है नवजात शिशु के, क्या क्या आपको एग्जामिन करना होता है, देन उसके ईयर का करने वाले, देन उसका नेक का करने वाले, एब्डोमेन का करने वाले, सारा के सारा एग्जामिनेशन अपन धीरे धीरे हर एक क्लास के अंदर करेंगे। कुछ समझ में ना आया हुआ हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का आंसर करने की। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।